हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एम पी शर्मा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के वीडियो में अपन ने समझा है कि हमारे में खास तरह के पैथोजन, खास तरह के रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और ये क्षमता हमारे में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता के रूप में होती है। जिस व्यक्ति में जितनी तरह के एंटीबॉडी बन सकते हैं, जिन जिन रोगाणुओं के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन सकते हैं, वह उन रोगों से बचा रहता है। तो अब इम्पोर्टेंट बात होगी एंटीबॉडी। तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन एंटीबॉडीज की, वो कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्या संरचना होती है। एंटीबॉडीज विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो एंटीजन से जुड़ती हैं। एंटीजन या तो पैथोजन के ऊपर होते हैं, रोगाणु के ऊपर होते हैं, या उनके द्वारा बनाए जाते हैं और एंटीजेंस को ये नष्ट करती हैं। प्रतिरक्षा से संबंधित प्रोटीन है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, शॉर्ट में आईजीबी कहते हैं। तो पहले प्रश्न ये बनता है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है। सिंपल प्रोटीन जो शुद्ध जल में नहीं घुलती, लवणीय जल में घुलती हैं, ग्लोबुलिन्स कहलाती हैं। क्या सारे के सारे ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षा से संबंधित हैं? नहीं। अल्फा और बीटा दो प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन लीवर के द्वारा बनाई जाती हैं, जो पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे वे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। अब अपन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को मोटे तौर पर समझते हैं। ये एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है और प्रत्येक अणु 2 यूनिट्स का बना हुआ है। ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। दोनों एक दूसरे के समान हैं, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। हर यूनिट 2 प्रोटीन श्रृंखलाओं से मिलकर बनती है। एक तो बड़ी चेन है, हैवी कहते हैं इसको, एक छोटी है, इसको लाइट कहते हैं, एच चेन और एल चेन। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 तो हैवी चेन होगी और 2 लाइट चेन होगी। प्रोटीन की श्रृंखलाएं ऐसे सीधी सीधी नहीं होती, लेकिन समझने के लिए अपन ने इनको रंगीन भी बनाया है और सीधा सीधा बनाया है। एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में ये जो लाल रंग का भाग अपन ने बना रखा है, वो तो सारे मॉलिक्यूल्स में समान ही है। इस मॉलिक्यूल में इस यूनिट का ये भाग और इस यूनिट का ये भाग, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के समान है। इनमें भी कोई फर्क नहीं होता, आपस में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एक तरह की एंटीबॉडी का ये भाग दूसरे तरह के एंटीबॉडी के भाग से अलग होता है, अर्थात ये भाग ही बनाते हैं अलग अलग तरह की एंटीबॉडी। एक तरह की एंटीबॉडी का ये भाग एक तरह का होता है, दूसरी तरह की एंटीबॉडी का ये भाग दूसरी तरह का होता है। अब ये भाग जो अलग तरह का है, जो विशिष्ट है, जो परिवर्तनशील है, अलग अलग तरह की एंटीबॉडी में जो अलग अलग तरह का है, वो भाग एंटीजन से जुड़ता है और एंटीबॉडी का वो भाग जो एंटीजन से जुड़ता है वो पैराटोप कहलाता है। और जिस मॉलिक्यूल से ये पैराटोप एंटीबॉडी का भाग जुड़ता है उसको एपिटोप कहते हैं। एपिटोप किसका भाग है? एंटीजन का भाग है। एंटीजन का वो भाग जो इस पैराटोप से जुड़ता है एपिटोप कहलाता है। तो एंटीजन का तो एपिटोप और एंटीबॉडी का पैराटोप ये मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और ये जो बॉन्ड बनता है वो लॉक एंड की तरह से होता है। खास तरह का तालार, खास तरह की चाबी, उसी तरह से खास तरह का पैराटोप और खास तरह का एपिटोप। अब एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। ये कोई पैथोजन है, जैसे कोई वायरस है, और वायरस पर ये बाहर निकले हुए खास तरह के एंटीजेंस हैं, खास तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें खास तरह का ये एपिटोप है जो इस पैराटोप के साथ बॉन्ड बना सकता है। इन दोनों की संरचना लॉक एंड की तरह से है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और जैसे यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल है एपिटोप का, इसके साथ में बॉन्ड बन गया, इसी तरह की एक एंटीबॉडी यहाँ पर जुड़ गई। पूरा पार्ट नहीं बनाया अपन ने, थोड़ा पार्ट बनाया है, ये एक बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, इसकी दूसरी भुजा से ये दूसरा वायरस जुड़ गया, उसका एपिटोप जुड़ गया, और इसके एपिटोप से ये दूसरी एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब इनकी एक एक भुजाएं और हैं भी, उन भुजाओं के एक एक वायरस और जुड़ गया, तो पूरा एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। किनकी सहायता से? एपिटोप और पैराटोप की सहायता से। और इस तरह से पैथोजन यानी वायरस निष्क्रिय हो गया। लेकिन मान लो वायरस टूट गया या वायरस ने कोई विषाक्त पदार्थ बनाया, तो ये एंटीजन से ये फ्री हो गए। एंटीजेंस के एपिटोप है, दूसरा मॉलिक्यूल और जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके ही एपिटोप से। तो अब की बार पूरा वायरस नहीं जुड़कर ये एपिटोप जुड़ जाएंगे, तो रक्त में जितने एपिटोप्स हैं उन सब से ये एंटीबॉडी जुड़ जाएंगी और इस विष को हटा देंगे। तो या तो पैथोजन को निष्क्रिय कर देंगे या टॉक्सिन को,
विष को निष्क्रिय कर रही है। लेकिन मान लें वायरस ये है और इसमें एंटीजन या तो इस तरह का है या इस तरह का है या इस तरह का है या एक पर ही तीनों तरह के एंटीजन है। इन एंटीजन्स के ये एपिटोप्स हैं, तो ये एपिटोप इनसे नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इनके साथ में लोखंड की सिस्टम में बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इससे बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी एंटीबॉडी चाहिए? जिसका पैराटोप इस तरह का होगा। इसके साथ में बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी एंटीबॉडी काम आएगी? जिसका पैराटोप इस तरह का होगा। और इसके साथ में बॉन्ड किसका बनेगा? जिसका पैराटोप इस तरह का होगा। तो इस प्रकार खास तरह का एपिटोप और खास तरह का पैराटोप, और इसी कारण अलग अलग पैथोजेंस के लिए हमारे को अलग अलग तरह की एंटीबॉडी चाहिए। अब प्रश्न बनता है, एंटीबॉडीज कौन बनाता है? एंटीबॉडी बनाने का काम बी लिम्फोसाइट्स का है और लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड में होती है। बी लिम्फोसाइट एक विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडीज बनाती है, और जब वो प्लाज्मा में होती हैं, जब वो ब्लड में घूम रही होती हैं, तो उनको अपन बी प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। एक विशेष प्रकार की बी लिम्फोसाइट के द्वारा विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण अलग अलग प्रकार की बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। लेकिन इस काम में दूसरी कोशिकाएं भी सहायता करती हैं बी लिम्फोसाइट की। जैसे एक विशेष प्रकार की टी लिम्फोसाइट एक विशेष प्रकार की बी लिम्फोसाइट को गाइड करती है और उसके द्वारा विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। इसी प्रकार से डेंड्राइटिक सेल है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो भी विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनने में सहायता करती है। अब अपन स्टेप्स की बात करें तो मान लो कोई पैथोजन प्रवेश करता है, इन्फेक्शन होता है, या इस पैथोजन के किसी खास तरह के प्रोटीन का टीके के रूप में उपयोग करके अपन टीकाकरण करते हैं, तो खास तरह का एंटीजन प्रवेश कराते हैं टीके के रूप में। तो रोगाणु है या टीका है, इन दोनों के प्रवेश करने पर ये खास तरह की कोशिकाएं हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी सहायता से बी लिम्फोसाइट बनाती है खास तरह का एंटीबॉडी। इस एंटीजन के प्रति खास तरह की एंटीबॉडी बन गई और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को समाप्त करेगा, तो संक्रमण समाप्त हो गया, या टीके के रूप में जो एंटीजन प्रवेश करता है वो समाप्त हो गया। मान लो टीका लगवाया अपन ने, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता उत्पन्न हो गई। ये मेमोरी के रूप में रहेगी हमारे में, और भविष्य में कभी ये रोगाणु, वो पैथोजन जिसमें ये एंटीजन है, वो प्रवेश करता है हमारे में, संक्रमण करता है, तो ये विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट्स, विशेष प्रकार की बी लिम्फोसाइट्स अपनी संख्या बढ़ाकर बहुत सारे एंटीबॉडी तैयार कर लेंगी और इस रोगाणु को समाप्त कर देंगी। ये स्टेप्स हैं। डिटेल में इन स्टेप्स के लिए एक सेपरेट वीडियो है, तो डिटेल के लिए तो वो वीडियो पूरा देखें, और शॉर्ट में स्टेप्स ये हैं। इसी तरह से एक सेपरेट वीडियो लिम्फोसाइट्स के ऊपर है। टी लिम्फोसाइट्स कितनी तरह की हैं, क्या करती हैं, और बी लिम्फोसाइट्स कहाँ होती हैं, कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्या करती हैं, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे अपन एंटीबॉडीज कितनी तरह की हैं। अब चलते चलते आपसे एक अनुरोध, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंटीबॉडीज कितनी तरह की होती हैं इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।